हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक स्पेशल एग्जाम के लिए हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम जीके के टॉप क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, नए एंड फ्रेश क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चंस है। सो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 110% क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जेल प्रहरी की। इस वाले टेस्ट सीरीज में आपको बेसिकली ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ डाली गई है पहले की, और ये भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जैसे कि टेस्ट सीरीज है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। देखिए, ये जो जेल प्रहरी की और फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा था। आपने अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर आपको मिल जाएगा। और ये 2023 की हमारी ई बुक है मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है और ये 2021 की है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको वहां पर मिल पाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी और या की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित जो समिति थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता की गई के कस्तूरी रंगन के द्वारा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये अभी नया क्वेश्चन है और अभी ये आपका क्वेश्चन बना है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की जो अध्यक्षता की ये के कस्तूरी रंजन के द्वारा की गई। अब ये जो के कस्तूरी रंजन है ये उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा जो है तैयार किया था। क्लियर है? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की कई बढ़ती विकासात्मक जो अनिवार्यताएं हैं उनको संबोधित करना इसकी वैसे विशेषता है। अगर हम बात करें इस नीति की तो 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान इन्होंने लिया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया, ध्यान रखिएगा इस नीति ने। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ विशेषता भी है। इसमें विशेषता तो काफ़ी सारी है, आपने आई थिंक पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी विशेषता इसकी है। अगला क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम बेसिकली जीएसटी बोलते हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये होता है परिषद, इसके अध्यक्ष प्रमुख कौन है ये आपसे पूछा है, हेड कौन है इसके। तो जीएसटी परिषद के हेड आपसे पूछा गया है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये वित्त मंत्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा सही जवाब रहेगा। देखिए, जीएसटी परिषद के जो प्रमुख है ये कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं, आपको ये याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद ये जो है बेसिकली वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित होता है जीएसटी। और भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं ये इसके हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, इसके चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और अन्य जो सदस्य हैं जैसे कि केंद्रीय राज्य मंत्री हो गया, वित्त मंत्री होते हैं, है ना। और इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। बाकी वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ से आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को 17 से 101वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी पास किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को 101वें संशोधन था, बेसिकली संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसके तहत जीएसटी पास किया गया था। और इस कानून ने कई जो अप्रत्यक्ष कर कानून को बदल दिया था, जो पहले भारत में मौजूद थे उनको बदल दिया था। एक राष्ट्र एक टैक्स के रूप में बेसिकली इसको पास किया गया था। इसके अलावा 1954 देखिए 1954 में जीएसटी लागू कब सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो ये बेसिकली फ्रांस में हुई थी सबसे पहले, 1954 में हुई थी। और अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि ये जो वित्त मंत्री है यही इसके हेड होते हैं जीएसटी परिषद के, तो इनका नाम है निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है जीएनपी का अर्थ क्या है? जीएनपी का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा या ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिटेल आपको कवर करवा दूं जीएनपी की। जीएनपी जो है ये विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेश में देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। एक और हम सीधी भाषा में आपको बता दें, देखिए देश के निवासी के द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं उनके मौद्रिक मूल्य को
ही बेसिकली जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो भी आप बोले ये कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देश के निवासियों द्वारा देश या फिर विदेश में एक वर्ष में जो भी अंतिम रूप से उत्पादन किया गया है, उत्पादित जो भी वस्तु और सेवाओं हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को ही बेसिकली जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। तो ये आपको काफी इजी लैंग्वेज में हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? किसके अनुसार है? तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बलबन के अनुसार। बलबन के अनुसार सुल्तान जो होते हैं ये पृथ्वी पर ईश्वर का साया था। ये बलवान के अनुसार आपको क्लिक करना था, तो आपका यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, बलबन के राजत्व सिद्धांत की मुख्य दो विशेषताएं थी। पहला था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, दूसरी सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये दो विशेषताएं या फिर इनकी मुख्य विशेषताएं थी बलबन के राजस्व सिद्धांत की, याद रखिएगा। इसके अलावा बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, ये मानना था बलबन का। क्लियर है? सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती थी, ये भी बलबन का मानना है। इसके अलावा बलबन के इस विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति भी अपनाई थी। तो क्वेश्चन अगर आगे से पूछा जाए कि बताइए इनमें से किस शासक ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, तो बलबन आपका एज अ करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक है? पद्मावत के लेखक कौन है इनमें से आपको बताना है। सही जवाब रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल नए क्वेश्चन है फ्रेश क्वेश्चन से, आपको एक एक क्वेश्चन क्लिक करना है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक है, आप याद रखिएगा। पद्मावत क्या है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक सूफी परंपरा का प्रसिद्ध बेसिकली महाकाव्य ये है पद्मावत। और पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये हिंदी साहित्य के भक्ति युग के, है ना, भक्ति युग के निर्गुण प्रेमाश्री जो धारा है इसके कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। बेसिकली इनको जायसी के नाम से ही ज्यादातर जाना पहचाना जाता है, इनका पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा इनके बारे में। और जायसी शब्द का प्रयोग इनके नाम में जो हुआ है ये बेसिकली उपनाम के लिए किया जाता है। बाकी मलिक मोहम्मद इनका मूल नाम है, ये जो जायसी है ये इनका उपनाम है, यानी कि इनका जो शब्द बेसिकली उपनाम के लिए इसको यूज किया जाता है जायसी को। और इसके अलावा अगर हम और देखें इनकी डिटेल, तो देखिए पद्मावत इनका सबसे फेमस है और पद्मावत के बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परमारो की राजधानी थी? इसमें से परमारो की राजधानी कौन सी थी? तो परमारो की राजधानी थी धार, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। धार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए परमार वंश जो था ये भारतीय राजवंश था एक, और इसने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में भारत में शासन किया है, यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है इस पर इसने शासन किया है परमार वंश ने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। इसके अलावा परमार वंश जो है इसने पश्चिम और मध्य भारत में, जैसे कि मालवा हो गया, और मालवा का जो आसपास का क्षेत्र है इस पर इसने शासन किया है परमार वंश ने। परमार वंश की राजधानी धार रही है। इसके अलावा मालवा जो क्षेत्र है ये इसी में आता है, मतलब धार जो आता है ये मालवा क्षेत्र में आता है, तो यहीं पर इसने बेसिकली ज्यादातर शासन किया है परमार वंश ने। तो आपका करेक्ट आंसर, अगर परमारों की राजधानी पूछे जाए तो आपका धार करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं परमारों से रिलेटेड, देखिए जो भी आपका पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इनमें सबसे फेमस जो राजा थे ये थे राजा भोज। राजा भोज के नाम चलता है परमारों में, आप सभी जानते होंगे। जब भी परमार वंश आपसे पूछा जाता है आपके दिमाग में डायरेक्टली राजा भोज की इमेज आ जाती है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा राजा भोज परमार वंश के शासक थे, है ना। और इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? तो धार नगरी पर इन्होंने शासन किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि परमार वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था? तो परमार वंश का अंतिम ज्ञात शासक जो थे इनका नाम है महलक देव। महलक देव जो है ये अंतिम परमार शासक थे अभी तक ज्ञात। और इसके अलावा जो दिल्ली थे, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इनको हराया था महलक देव को, और 1305 में राजवंश को इन्होंने विस्थापित कर दिया था। तो देख लीजिएगा ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा, जीवन पर लिखा गया? कर्म योद्धा जो ग्रंथ लिखा गया ये लिखा गया नरेंद्र मोदी के जीवन पर, है ना। तो नरेंद्र मोदी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को 2020 को नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई ये बेसिकली एक ग्रंथ है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को इसका विमोचन किया है। बेसिकली कर्मोदय ग्रंथ भी बेसिकली इसको बोला जाता है, कर्म योद्धा कर्मोदय। तो याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। 7 जनवरी 2020 को अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो ये देख लीजिएगा, और नरेंद्र मोदी के ऊपर बेसिकली ये लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिसको VNTD बोला जाता है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है? तो भारत का जो राज्य है ये झारखंड है, झारखंड का चयन किया गया है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व तंबाकू यानी धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 31 तारीख को मनाया जाता है, मई में, है ना। 31 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व तंबाकू धूम्रपान निषेध दिवस, है ना। तो और इसके अलावा अगर हम और डिटेल देखें
तो इसके लिए जो भारतीय राज्य का चयन हुआ है 2022 पुरस्कार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो झारखंड राज्य का चयन किया गया है। देखिए WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसके स्थापना दिवस पर पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ सदस्यों द्वारा ये बेसिकली इसका शुभारंभ किया गया था, वर्ल्ड नो तंबाकू डेज का। तो ये इसकी स्थापना के दौरान ही ये चीज़ें घटित हुई थी। WHO की स्थापना दिवस पर पहली बार ये चीज़ें हुई थी। तो 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है तंबाकू से रिलेटेड कि ये जो तंबाकू है इसके लिए कुछ नीतियाँ भी बनाई गई है। और देखिए यहाँ पर ये जो ये अवार्ड है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है हर साल पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है अलग अलग देशों में वर्ल्ड नो तंबाकू डेज जो है या फिर जो कि बेसिकली इसको विश्व तंबाकू निषेध दिवस बोला जाता है, तो ये हर देश में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। तो ये इतना सा आपको बेसिकली क्लियर करना है ना, इतना सा आपको क्लियर करना है। बाकी हमने ये बताया है, ये एग्जैक्ट डेट है, इसको तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंध रखता है या संबंधित है? तो इसमें से मोटर वाहन कर में वृद्धि, ये जो सुधार है ये रखता है भूरेलाल समिति से संबंध। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है? लोकसभा में प्रश्नकाल जो चल सकता है कितने समय तक चल सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 1 घंटा हमारा 1 हावर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रश्नकाल क्या होता है, तो देखिए प्रश्नकाल के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको कवर करवा दूं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में 12 बजे के बाद का समय प्रश्नों के लिए होता है और इसे भी बेसिकली प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है और राज्यसभा में 12 बजे के बाद का जो समय होता है ये प्रश्नों के लिए होता है, तो उसे प्रश्नकाल बोला जाता है। प्रश्नों के लिए जो घंटा होता है उसको प्रश्नकाल बोला जाता है, ऐसा आप याद रखिएगा। और संसद की कार्यवाही में इसका विशेष महत्व भी रहता है प्रश्नकाल का। प्रश्न पूछना सदन के सदस्यों का उन्मुक्त संसदीय अधिकार होता है और इसीलिए बेसिकली कहीं ना कहीं ये प्रश्नकाल जो है कंडक्ट किया जाता है या फिर प्रश्नकाल जो है ये आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने जो लड़ाई लड़ी थी ये किसके खिलाफ लड़ी थी? तो ये लड़ी थी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। अहमद शाह अब्दाली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था मराठा और अफगानी सेना के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1761 को। अगर डेट भी आपसे पूछी जाए तो 14 जनवरी को लड़ा गया था। 14 जनवरी को 1761 को किसके? मराठा और अफगानी सेना के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है। और अहमद शाह अब्दाली जिसे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से? अहमद शाह दुर्रानी भी इसको जाना जाता है। तो इनके बीच में ये लड़ा गया था। और मराठा सेना का जो मराठा सेना में मुख्य मराठा सेना को पेशवा जो थे मराठा प्रधानमंत्री उस टाइम पर, इनके साथ दक्कन क्षेत्र में इनको तैयार किया गया था, तैनात किया गया था। तो ये 18वीं शताब्दी में सबसे बड़े और सबसे भयंकर युद्ध लड़े गए युद्धों में से एक था। पानीपत का तीसरा युद्ध इसको जाना जाता है। क्लियर है। और मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम शासक मराठा साम्राज्य के। और ये जो युद्ध हुआ था ये अंत में युद्ध जो था ये पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगानी सेना ने जीता था और इसका नेतृत्व दुर्रानी ने किया था, अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसमें से विश्व आर्थिक आउटलुक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो ये रिपोर्ट है बेसिकली इसको विश्व बैंक यानी WHO नहीं, विश्व बैंक इसको जारी या रिलीज नहीं करता है, तो इश्यूज नहीं करता है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व आर्थिक आउटलुक ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। विश्व आर्थिक जो आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। क्लियर है। और IMF एक आपको सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिका में, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है 27 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्तमान में इसको 190 देशों का संगठन है बेसिकली ये, तो 190 देश इसमें शामिल है IMF में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखकर आपको क्लिक करना है। सही जवाब हमारा रहेगा, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। संविधान का जो अनुच्छेद 47 है भारतीय राज्य को नशीले पेय के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देता है, तो यह आर्टिकल है आपका 47। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है और आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो उस व्यक्ति को जाना जाता है एंजल निवेशक के नाम से।
एंजल इन्वेस्टर्स उसको बोला जाता है, एंजल इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता की मंजूरी दी? तो ये जो दी गई है जापान के द्वारा दी गई है, जापान हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब दिया गया है, ये दिया गया है सरगम कौशल को। सरगम कौशल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का ये प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, सरगम कौशल ने, और 21 साल बाद बेसिकली मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है इन्होंने और इतिहास रच दिया है बेसिकली सरगम कौशल ने। 63 देशों के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों में से 32 वर्षीय ये है, लॉस वेगास में आयोजित कार्यक्रम हुआ था, उसमें इनको ताज पहनाया गया है सरगम कौशल को। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये पहला कब हुआ था आयोजित, पहला एक विवाहित महिला सौंदर्य प्रतियोगिता थी और 1984 में ये शुरू की गई थी। क्लियर है? इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जैसे कि सरगम कौशल जो है ये मिस पेलिनेशिया को हराकर इन्होंने ताज जीता है। सरगम कौशल ने किसको हराकर जीता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? और मिसेज पालोनेशिया जो है इनको फर्स्ट रनर अप और मिसेज कनाडा को सेकंड रनर अप नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है SDG6 है ना, SDG6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने के पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचे? क्लियर है? तो ये 2030 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये गया यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए SDG6, तो SDG का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो ही आप इसको क्लिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक आपको रहेगा। सतत विकास लक्ष्य बेसिकली इसको बोला जाता है, SDG को हिंदी में हम आपको बता रहे हैं सतत विकास लक्ष्य इसको बोला जाता है, और सतत विकास लक्ष्य का ये 6 नंबर का ये है। क्लियर है? अब ये 2030 इसका एजेंडा है, बेसिकली एजेंडा आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 2030 तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचे। तो ये हमारा बेसिकली इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, सबके लिए शांति समृद्धि जीवन सुनिश्चित करना, सभी कार्रवाई का आह्वान करता है ये SDG6। इसके अलावा और भी बेसिकली इसके संस्करण हुए हैं बेसिकली, पर ये वाला आपसे पूछा है, इसका 2030 एजेंडा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की? अब ये माधवीपुरी बुच कौन है, इसका अगर आपको पता होगा आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। सेबी की चेयरमैन है ये, अध्यक्ष है सेबी की, तो याद रखिएगा माधवीपुरी बुच है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड है माधवीपुरी बुच। तो इससे रिलेटेड ही आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति MDSC की ये अध्यक्षता इन्होंने की है माधवीपुरी बुच ने। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की पहली नियुक्ति इनको मिली है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चेयरपर्सन ये नियुक्ति की गई है, सेबी द्वारा इस पद पर नियुक्त की गई पहली महिला ये है। क्लियर है? तो याद रखिएगा पहली महिला है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो माधवीपुरी बुच है, और इनके पहले अजय त्यागी थे जिनके स्थान पर इन्होंने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया है। क्लियर है? तो माधवीपुरी बुच याद रखिएगा इन्होंने समिति की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक इसमें पूछी गई है। तो इसमें भारत की जो रैंक है 8th यानी 8वां नंबर भारत को मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये संकलित एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का। इसमें देखिए इसमें भारत को 8वां नंबर मिला है, कौन सा, भारत 8वें नंबर पर है, 8वीं रैंक है भारत की, और इसका जो है 18वां संस्करण है जो कि 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। और भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों में से 2 स्थान के सुधार के साथ में 8वें नंबर पर आ चुका है, पहले 10वें नंबर पर यह था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो भारत के चुनाव आयोग का जो उल्लेख मिलता है ये आर्टिकल 324 में मिलता है, अनुच्छेद 324 में। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है ये चुनाव आयोग के सभी संसदों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनके लिए चुनाव आयोजित करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 324। तो याद रखिएगा। और इसके अलावा और भी आर्टिकल है, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से रिलेटेड है। अनुच्छेद 322 की बात करें तो इसका संबंधित संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से। इसके अलावा और भी अलग अलग है, जैसे कि आपका 324 ही हो गया, ये चुनाव से संबंधित है ना, चुनाव आयोग से संबंधित है ये आर्टिकल आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन है और बिल्कुल नए कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
गाइस हम प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि आपके एग्जाम से पहले आपको हम टॉप 100 या 200 में या 300 में, क्लियर है, एक ही वीडियो में 200 300 400 क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे, ऐसा सोच रहा हूं मैं। तो अगर आप चाहते हैं और इसके लिए आप सभी एग्री हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप एग्री भी हैं तो, क्लियर है। बाकी गाइस अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ को जो हम डिटेल में आपको कवर करवा रहे हैं यहाँ पर, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ, अदरवाइज इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आप सभी का जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतनी ही ज़्यादा ये सीरीज़ आपके लिए चलती रहेगी। जब आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें तो ही ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चल पाएगी, क्लियर है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर आपने डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। और काफी अच्छा कंटेंट है, आपको 500 से अधिक टेस्ट डले हैं, ई बुक्स डली है, टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेस्ट, एपीएलटी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, सारी कंप्लीट डिटेल आपको मिल पाएगी। ये हमारी एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये ई बुक है 2023 की, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, 2022 और 2021 की भी अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और जो लोग पहली बार विजिट करें इस चैनल पर तो उनसे सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यही कहना चाहेंगे हम, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।